हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन। हेलो एंड वेलकम टू दिस डिस्कशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एक सीरीज़, और जिस सीरीज़ का नाम है मुझे ALP टेक्नीशियन एग्ज़ाम फोड़ना है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को कई स्टूडेंट्स फोड़ेंगे और कई स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में फूटेंगे भी। तो आप इस एग्ज़ाम को फोड़ते हो या इस एग्ज़ाम में फूटते हो, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, क्या आप डिसीज़न लेते हो, क्या आप प्लानिंग करते हो। और प्लानिंग की बात है तो आज इस समय, मतलब ये मार्च में मेरा वीडियो बन रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जिन बच्चों के माथे पे जो लगा हुआ है वो इस बात का लगा हुआ है कि सर टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कब करें, या फिर करें या ना करें। तो वो इस विषय में मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें इसमें कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई विचार आप पे थोपना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो कि ये लेवल है मेरा, मेरी तैयारी इस सब्जेक्ट की इतनी है। और ना ये बात कि मेरा ये टॉपिक टेक्निकल की तैयारी कब करे, कैसे करे, उसके लिए मैं सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करके टेक्निकल को महिमा मंडित करूँगा, ना मैं ये बात करूँगा। मैं यहाँ पे आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, आंकड़े रखूँगा, और आपने डिसाइड करना है, जो भी आपने प्लानिंग बनानी है, एक्शन प्लान बनानी है, वो आपने बनानी होगी अपनी स्थिति के अनुसार। पर यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें होंगी, उसके आधार पर आप अपनी प्लानिंग को स्वरूप दे सकते हैं। ये मैं बात आप लोगों से इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो माहौल बना हुआ है, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का खासकर आप एनवायरनमेंट देखोगे और स्टूडेंट्स के मन में भी एक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो जो फैकल्टी मान लीजिए रीजनिंग और मैथ की क्लास ले रही है, तो उन्होंने इस प्रकार से उसको पब्लिसाइज किया है कि रेलवे की ALP और टेक्नीशियन एग्ज़ाम तो मैथ्स या रीजनिंग ही निकालेगी, या जिसका या जो नॉन टेक्निकल पढ़ाते आ रही है, SSC की तैयारी कराते आ रही है, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई नॉन टेक पार्ट है वही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। आइए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो हमारी जो बात शुरू हो रही है वो हो रही है टेक्निकल की तैयारी कब करें व कैसे करें। पहले तो हम डिसाइड करेंगे कब करें, उसी के बाद हम बात करेंगे कैसे करें। क्योंकि जब पहले आप क्लियर ही नहीं है कि भाई करनी है या नहीं करनी है, या कब करनी है या पोस्टपोन करनी है, उसी की बात तो आप डिसाइड करेंगे कैसे करें। तो समझ लेते हैं कि टेक्निकल की तैयारी कब करें। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, टेक्निकल की तैयारी में बात यह है कि हमारे एग्ज़ाम की नेचर कुछ इस प्रकार से हो गई है दोस्तों कि स्टेज 1 में नॉन टेक पूछा जा रहा है। स्टेज 1 में नॉन टेक पूछा जा रहा है, और स्टेज 2 जो होगी उसमें 2 पार्ट होंगे। एक होगा नॉन टेक पार्ट और एक होगा टेक पार्ट। और जो नॉन टेक पार्ट है जो स्टेज 1 का, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब कि इसको आपको क्वालिफाइंग करना है। फिर जो नॉन टेक पार्ट स्टेज 2 का और टेक पार्ट है, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट A और इसका नाम दिया है हमने पार्ट B। तो जो पार्ट B है उससे ये भी आपका क्वालिफाइंग है, मतलब कि ये आपको इतने मार्क
लाने ज़रूरी है, पर जो आपको जो फाइनल रैंकिंग जो होगी, जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका पार्ट ए से होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किस और आपका इशारा कर रही है कि पहले तो आपको स्टेज 1 जो है वो क्लियर करना है। तो अभी आपके सामने जो एट प्रेजेंट जो हमारा लक्ष्य है वो है स्टेज 1 पार करना, जो कि नॉन टेक है। अगर आप इसमें हो गए फेल तो स्टेज 2 का कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरा मन में बच्चों का डाउट ये भी आ रहा होगा, जिन्होंने ALP टेक्नीशियन भरा है, ग्रुप डी भी भरा है साथ में, तो सोच रहे हैं कि यार पहले पूरी ताकत ग्रुप डी और इसमें एक साथ हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है और दोनों का जो लेवल है, कोर्स है, वो सेम है, नॉन टेक पार्ट है, दोनों में सेम है। तो इसलिए स्टेज 1 तक तो हम इसकी तैयारी करें। फिर स्टेज 2 में भी आप देख रहे हैं कि टेक्निकल पार्ट में मिनिमम अगर मेरे मार्क्स आ गए हैं, तो अगर मेरे मार्क्स 70 आ रहे हैं, या मेरे मार्क्स 50 आ रहे हैं, या मेरे मार्क्स 60 आ रहे हैं, या मेरे मार्क्स 80 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं मेरे मार्क्स, तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपकी सक्सेस का, क्योंकि आपकी जो सक्सेस मिलेगी वो आपको जो रैंकिंग जो होगी, आपकी जो सिलेक्शन आपको दिलाएगी, जो वेटेज दिलाएगी, वो नॉन टेक पार्ट दिलाएगी। इसका कोई वेटेज नहीं। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो यहाँ पे जो बात आ रही है कुल मिला के ये कि आप नॉन टेक पार्ट की प्रिपरेशन एग्जाम तक कर रहे हैं, जो बच्चों के मन में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि स्टेज 2 में भी कैसे ना हमने मिनिमम मार्क्स ले लिए, तो हम जो है नॉन टेक पार्ट जो है इजीली अच्छे से करके, अगर हमारा वो प्रिपरेशन अच्छा है तो हम उसमें अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं, और वही रैंकिंग को अफेक्ट करेगी। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों के मन में चल रही है, और इसी हिसाब से वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं टेक्निकल एग्ज़ाम के चैलेंजेस क्या है। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ चैलेंजेस के ऊपर। तो पहली बात जो हमने जैसा भी बताया था कि क्वालिफाइंग है, पर यहाँ पे एक बात ये समझिए कि अगर आप 35% मार्क्स नहीं लाए तो आपकी सारी मेहनत जो है वो स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, और 35% का मार्क्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क्स का मतलब हो गया अराउंड 26-27 आपके क्वालिफाइंग हो गया, मतलब 27 समझ लीजिए, 27 से ऊपर आपको इसमें क्या है नंबर लेके आने हैं। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 75 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 27 ही तो करने हैं। ठीक है, तो ये प्रकार से मेरे ख्याल से 1/3 के करीब ये हो गया कि 1/3 मतलब 75 में से 26-27 क्वेश्चन ही सही करने, बाकी नहीं बने तो भी क्या है। पर देखिए इस बात को, जब आप तैयारी करते हो, तो अगर आप 26 की तैयारी करोगे, आपकी तैयारी का लेवल 26 के हिसाब से होगा, तब आपका एक्चुअल स्कोर जो होके आएगा वो 15 से 16 होके आएगा। ठीक है, तो अगर आपको 26 करना है और अपनी जीत पक्की करनी है, अपनी सीट पक्की करनी है, तो आपको एम जो है 50 का लेके चलना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 70 का लेके चलो, 75 का लेके चलो कि भाई इससे कोई रैंक बन रही है, कोई इशू नहीं है, पर कम से कम, अच्छा ज़्यादा करो, 75 से 75 लाओ तो और अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो ख़राब है, बहुत अच्छी बात है 75 में से 75 लाओ, पर एटलीस्ट कम से कम 50 के हिसाब से तो आपको तैयारी होनी चाहिए। तो 50 के हिसाब से तैयारी होगी तब जाके आप जो है 26 के ऊपर ला पाओगे, अपनी सीट पक्की कर पाओगे। तो इस बात को समझिए कि अगर आप 35% मार्क्स नहीं लाए तो आपकी सारी मेहनत जो है वो स्वाह हो जाएगी। चाहे आप स्टेज 1 निकालें, मोहल्ले में ढिंडोरा पीटे कि भाई बेटे का रेलवे में हो गया है, स्टेज 1 क्लियर हो गई है, बस स्टेज 2 बची है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। स्टेज 2 के पार्ट ए में कितना भी अच्छा कर लें, पर अगर आप ये 27 मार्क्स की सीमा नहीं लांघ पाए तो इस आपकी पढ़ाई का, पूरी तैयारी का, और जो ये 4-5 साल बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बड़े आगे। तो सबसे इस बात को समझ लीजिए, खतरे की घंटी है। 35% मार्क्स लाने हैं, 26-27 मार्क्स लाने हैं 75 में से आपने। फिर दूसरी बात, पेपर जो है पहले से टफ बनेगा। अब समझिए बात कि सर आपको कैसे पता कि पेपर पहले से टफ बनेगा, पहले जैसे क्वेश्चन आते थे उसी लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे? जी नहीं। पहले रेलवे को एक चैलेंज था, उनको पेपर एग्जामिनर को पेपर सेट करते वक्त उसको पता है कि इलेक्ट्रिशियन भी बैठा हुआ है यहाँ पे,
आपका मशीन थ्योरी वाला बंदा भी बैठा हुआ है, फिटर भी बैठा हुआ है, आपका रेडियो टीवी वाला भी बैठा हुआ है, सबके सब इसको एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में वो डीप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछ सकता था। मे बी आपको वो वाला टेक्निकल कठिन लगता हो, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल जो पूछा जाएगा अब, वो उससे भी ज़्यादा हायर लेवल पे पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अब उसको फिटर से क्वेश्चन पूछने हैं। तो बंदे ने अगर फिटर पढ़ी है तो आराम से क्वेश्चन पूछो, वो इलेक्ट्रिशियन को ध्यान नहीं दे रहा, उसको पता है फिटर से पूछो, टर्नर से पूछो, खूब क्वेश्चन पूछो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछो। ऐसे ही जब वो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन पूछ रहा है तो खूब इलेक्ट्रिशियन के कुछ क्वेश्चन पूछो, उसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, किसी लेवल का पूछ सकता है, कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं है। तो अब की बार एग्जामिनर पे फुल फ्रीडम है कि किस क्वेश्चन लेवल को वो अप करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि जो टेक्निकल क्वेश्चन आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर के और उससे खुश हो रहे हो कि हाँ ये तो मुझे बन ही रहे हैं, तो इससे वो हायर जाएगा। और ये आप समझ लीजिए जो आपके जैसे दिल्ली मेट्रो की एग्ज़ाम होती है, फिर मेट्रो लेवल की एग्ज़ाम होती है, या फिर ऐसी भी कोई एग्ज़ाम जैसे सिर्फ जैसे इसरो की एग्ज़ाम हो गई, जिसमें सिर्फ उस ब्रांच से अगर पूछा जाता है तो उसमें लेवल क्या रहता है, अप रहता है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके उसी लेवल के अकॉर्डिंग रहेंगे, मतलब लेवल इसका अप होगा। तो एक बात ये समझ लो कि पेपर पहले से टफ बनेगा, इसलिए टेक्निकल की तैयारी आपने और अच्छे से करनी रहेगी। तीसरी बात यह है कि सिलेबस अब वास्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट जिन्होंने हमारा पेन ड्राइव का कोर्स लिया हुआ है, उनके मन में ये डाउट हो रहा है कि सर जो हमने जो कोर्स लिया था और नोटिफिकेशन के बाद जब कोर्स में जब इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है तो उसका मतलब तो उसमें बहुत सारा कोर्स जुड़ गया है, तो क्या आपके वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग है? जी हाँ, हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है पहले हमने कम करवाए थे तो भी, पर जैसे जैसे कोर्स बढ़ा, जैसे अब इल्यूमिनेशन जो है हम लोगों ने नहीं कराने का सोचा था, या फिर वायरिंग या फिर अर्थिंग हम लोग इतना नहीं करा रहे थे, फोकस नहीं मार रहे थे क्योंकि कॉमन क्वेश्चन पेपर बन रहा था। पर अब हम बाकायदा एक A to Z उसमें एक चैप्टर जो DGET का सिलेबस जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरा पेन ड्राइव कोर्स में उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैकेनिकल में चाहे ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर हो गया हो या फिर अपना जो फिटर टर्नर वाला जो स्ट्रीम है उसका हो गया हो, तो उसमें भी दिल्ली मेट्रो के हिसाब से या फिर बाकी ऐसे प्योर टेक्निकल प्योर स्ट्रीम स्पेसिफिक हम लोगों ने वीडियो DGET सिलेबस फॉलो करके हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिलेबस है वो वास्ट हो गया है। पहले बहुत कम कॉमन चैप्टर्स पूछे जाते थे क्योंकि पेपर कॉमन था, पर अब जो है सिलेबस वास्ट हो गया है। अब वो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जो भी DGET का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात समझिए कि पेपर पहले से टफ बन गया है, पेपर पहले से वास्ट, सिलेबस पहले से वास्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट है 27 मार्क्स लाना, अगर वो नहीं लाए तो कोई मतलब इस पूरी तैयारी का नहीं रहेगा। फिर चौथी बात है कि टेक्निकल जो है कॉन्सेप्ट मांगती है। टेक्निकल मैथ्स से एकदम अलग है। मैथ्स भी कॉन्सेप्ट मांगता है पर उस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट होते हैं। मैथ्स में जैसे परसेंटेज चैप्टर है तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो पूरी परसेंटेज आप निकाल दोगे। प्रॉफिट लॉस है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, पूरी प्रॉफिट लॉस आप निकाल दोगे। पर जहाँ बात आती है टेक्निकल की, टेक्निकल तो फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। और जैसे साइंस होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो भी रटने की काफ़ी चीज़ होती है, इतने कॉन्सेप्ट तो भी नहीं होते, पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट काफ़ी होते हैं। तो उसी प्रकार से टेक्निकल है, पर फिजिक्स में तो भी फिक्स क्वेश्चंस आएंगे इसमें, पर जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आपके पूछे जाएंगे। तो हर प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल एग्ज़ाम है, जो आप समझते हैं इस बात को, वो कॉन्सेप्ट्स मांगते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, एक शांति भरा माहौल चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने का डंडा आपके पीछे लगा हुआ है और अब इस प्रकार से आप उसको फटाफट कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। और कई बच्चे उसमें यही करेंगे कि एक ऐसी बुक ले आएंगे, ऑब्जेक्टिव बुक, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर रटने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको क्वालिफाइंग नहीं दिलाएगा। वो कुछ नंबर तो दिला देगा पर सक्सेस नहीं दिलाएगा। सक्सेस तभी दिलेगी आपको, सक्सेस तभी मिलेगी जब एक एक चैप्टर आप ढंग से पढ़ोगे, एक एक कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझोगे। तो इस बात को समझिए। फिर जो बात ये है कि दोस्तों इस बात समझिए कि स्टेज 1 के बाद टेंशन हो जाएगी आपको,
क्योंकि स्टेज 1 ही है, स्टेज 1 तो आपने कर ली, क्योंकि उसमें 4 लाख समथिंग बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 4 लाख 4.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसमें। अब उसके बाद में जब आपको 2-3 महीने मिलेंगे तब आपको टेंशन हो जाएगी कि अब मैं टेक्निकल भी संभालूँ। अभी तक तो मैंने टेक्निकल पढ़ी नहीं, मैं स्टेज 1 में लगा रहा, अब मैं टेक्निकल भी संभालूँ। और इससे क्या होगा, आपका टेक्निकल इस गड़बड़ाहट में वो भी बिगड़ेगा, और जो आपका रैंकिंग जो दिलाएगा, सिलेक्शन जो दिलाएगा पार्ट ए, वो भी बिगड़ेगा। क्योंकि स्टेज 1 का नॉन टेक का लेवल का स्थिति अलग है, स्टेज 2 में फाइट करना अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से हो रहा है, उन 4.5 लाख बंदों से हो रहा है जो रियली में एक सीट पे अच्छी फाइट दे रहे होंगे। क्योंकि 1 करोड़ से 4 लाख के अंदर आना तो भी आसान है, पर 4 लाख के फिगर से 27,000 में आना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मुश्किल तो देखिए कुछ भी नहीं है, बट ये बोलूँगा चैलेंजिंग है, और उसमें आपकी प्रिपरेशन लड़खड़ा सकती है। अगर आप उस समय के लिए अगर टेक्निकल को छोड़ देते हो स्टेज 1 के बाद के लिए, और आप टेक्निकल भी संभाल रहे हो और नॉन टेक पार्ट की भी रेडी कर रहे हो, तो वो आपके लिए स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने फैक्ट आपको बताए हैं, तो मे भी आपको उस हिसाब से लगे कि भाई ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मेरा टेक्निकल उस हिसाब से स्ट्रांग है ऑलरेडी, मैं उस समय कर लूँगा 1-2 महीने, या फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझको स्टेज 1 ही निकालना है, उसी से मैं खुश हूँ, या फिर मुझको एज अ फॉर्मेलिटी करनी है, पेपर में बस देने के लिए दे रहा हूँ, या फिर मुझको तो ग्रुप डी से ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके लिए ये सारी बातें नहीं हैं। पर जो ALP टेक्नीशियन का सही में सिलेक्शन लेने वाली बात हो रही है, जो फाइनल जो सिलेक्शन लेने की बात होती है, तो उसमें आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इस बात को आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए, अपने दोस्तों से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम चीज़ों से पूछ सकते हैं। पर जहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये एकदम 16 आने सच बात है कि टेक्निकल जो है चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग है। अब यहाँ पे बात ये भी नहीं है कि मैंने बोल दिया भाई टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, आप लग गए सिर्फ टेक्निकल की प्रिपरेशन में। किसी ने बोल दिया भाई नॉन टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लग गए नॉन टेक्निकल में। यहाँ पे हमको चाहिए बैलेंस प्रिपरेशन, एक संतुलन। यहाँ पे वो बच्चा सिलेक्शन नहीं लेगा जो सबसे दिमाग का होगा, बच्चा वो सिलेक्शन लेगा जो उस पर दिमाग भी लगाएगा अपना और एक संतुलन भी बनाए रखेगा। तो उसी संतुलन, उसी स्ट्रेटजी को हम आगे अब जानते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि मेरे अनुसार, आपके अनुसार में भी डिफरेंट हो सकता है, पर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए। रोज़ अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं तो 2 से 3 घंटे आप निकालिए। अगर आप, मैं बोलूँगा अगर आप टोटल एक दिन में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो, तो उसमें से अगर आप 2-3 घंटे भी टेक्निकल को अभी दोगे तो आपके लिए अच्छा है। और भले ही एग्ज़ाम की, जब देखिए अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, टेंटेटिव बोला गया है अप्रैल मई, पर मे भी ये 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले एग्ज़ाम की डेट आने दीजिए, और जब एग्ज़ाम की डेट आएगी उसमें आपको टाइम मिलेगा, उससे 1 महीने पहले, ऐसा तो है नहीं कि 20 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट आएगी, ऐसा तो होगा नहीं, मालूम पड़ेगा। तो आपको अप्रैल मई के हिसाब से तो मालूम पड़ ही रहा है। तो आपको मैं बताऊँगा कि 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए जून में इसके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, तो मान लीजिए जून 1 में होनी है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर जून 1 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, मई 1 तक तो इसको लागू कीजिए, मतलब 40 से 50% टाइम आप अपना, 30 से 50% बोल दूंगा या 40% टाइम बोल दूंगा, आप टेक्निकल को दोगे तो अच्छा रहेगा। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले भले ही इसको छोड़ दो, टेक्निकल को फिर छोड़ दो, और अगर आप लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो नॉन टेक में, तो उसको आगे रेडी करना, बट उससे 1 महीने पहले आप इसको छोड़ सकते हो। और क्योंकि ये आपके स्टेज शुरू पार्ट ए में भी काम आएगी नॉन टेक्निकल, तो इसलिए उसके पहले आप छोड़ ही देना तो ही सही रहेगा। बट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक बेटर रहेगा। आप जो है टेक्निकल का 2 से 3 घंटा आप निकाल सकते हो, तो 2-3 घंटा आप इसको निकालिए। तो ये मेरा एक सुझाव यही है आपसे कि रोज़ 2-3 घंटे पढ़ें, आज से ही टेक्निकल को फोकस करें, 40% टाइम दें, और 1 मंथ या 1.5 मंथ आपकी कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है, आप उसकी टेक्निकल को छोड़ दें, या फिर अगर आपको लगता है कंफर्ट तो आप उसको कंटिन्यू करें, पर बेहतर रहेगा 1.5 से 1 महीने पहले उसको छोड़ दें। और इस प्रकार से आप टेक्निकल को
लेके चलें, एक संतुलन लेके चलें। बाकी जो आपके 2 या 3 घंटे हैं उसमें आप अभी नॉन टेक्निकल पढ़ लें, और जब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हैं तो फुल आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना घंटा पढ़ना है आप जो है नॉन टेक पढ़ लेना। पर अभी यहाँ पे आप इस बात को अच्छे से समझिए कि इतना मुझको फोकस करना ही करना है। यहाँ पे एक और सवाल आता है, और खासकर जो बीटेक वाले स्टूडेंट से हम लोगों से पूछते हैं या फिर उनकी बातों से लगता है, वो ये बोलते हैं कि सर हम लोग नॉन टेक में ज़्यादा अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम टेक्निकल की तैयारी ना करें, क्योंकि जब हम बीटेक कर लिए हैं तो हम ELP के हिसाब से हमारी बीटेक काफ़ी आगे है, तो हम ये क्यों करें। देखिए, उसको आप हल्के में मत लीजिए। जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, ये बात सही है कि ITI वाला उस बंदे को, उस मान लीजिए किसी चैप्टर को 10 पन्ने में ख़त्म कर रहा है सिलेबस को, तो जो बीटेक कर रहा है बंदा, उसके लिए वो 40-50 पन्ने के बराबर होगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स होगी। और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो ITI के एग्ज़ाम होते हैं और जो बीटेक के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो दिखी जाती है बीटेक में, काफ़ी हाई लेवल पे दिखी जाती है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें तो बहुत छोटे होते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से तो आपकी बात सही है कि जो लेवल ऑफ बीटेक इज़ फार अबव देन योर ITI लेवल। पर यहाँ पे देखिए कि ITI लेवल में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बीटेक में इतने फोकस नहीं होते। वहाँ पे उनका फोकस क्या है, कुछ मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग में तो भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे सुपरफिशियली पढ़ते हैं, पर यहाँ पे कोर्स थोड़ा सा अलग प्रकार से वास्ट होता है। कुछ ऐसी डिटेल है, जैसे अर्थिंग है जो ITI में पढ़ाई जा रही है, वायरिंग है, डोमेस्टिक वायरिंग है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, ऐसी मैकेनिकल में भी काफ़ी सेक्शंस है। तो यहाँ पे चीज़ ऊपर से पढ़ाई जाती है, पर चीज़ कंपेरेटिवली काफ़ी वास्ट भी होती है। मतलब वास्ट बीटेक भी होता है, पर थोड़ा सा सिलेबस में हल्का सा इसमें अंतर आता है। तो अगर आप ये समझिए कि एग्ज़ाम इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा कि एग्ज़ाम AICT के या बीटेक के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो DGET के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। DGET जो ITI में जो फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपको जो चैप्टर्स कवर करने हैं, जिस लेवल के कवर करने हैं, वो आपके तभी हो पाएंगे जब आप इस DGET सिलेबस को फॉलो करोगे। तो जो भी बीटेक स्टूडेंट्स हमारे बात को सुन रहे हैं, तो वो समझिए कि जो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने जैसे इल्यूमिनेशन हो गया और आपके वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, किरचॉफ, ये सब तो आप पढ़ते ही हो। और बाकी हम पूरा A to Z जो भी हमने DGET का सिलेबस फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी भाई चीज़ क्या है। और उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि कंपटीशन है, ये आप लोगों के लिए भी है। ये मत समझिए कि बीटेक बहुत हायर लेवल पे इसलिए हो जाएगा, नेचर दोनों का डिफरेंट है। तो उस चीज़ को लेके चलिए। और कंपटीशन है, कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा बीटेक क्या है या फिर ITI क्या है, कंपटीशन में पूछेगा कि आप 27 मार्क्स के ऊपर लाए हो या नहीं लाए हो। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो था, कब करें और कैसे करें टेक्निकल की तैयारी, तो कब करें की बात मैंने इसमें कही, और जो कैसे करें ये मेरे आप पार्ट 2 वाली वीडियो है उसमें देखेंगे, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल की बात कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कहूँगा, मैकेनिकल की बात कहूँगा, ऑटोमोबाइल की बात करूँगा। और यहाँ पे जो हमारा वीडियो था, इसके आप मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये मेरा सुझाव है, आप अपनी स्थिति के अनुसार उस चीज़ को देखिए, सब चीज़ को जानते हुए। और जो फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे, वो ये कि टेक्निकल लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर टेक्निकल जैसे मैंने बताया कई कारणों से इम्पोर्टेंट है, चैलेंजिंग है, और इसको अगर नहीं किया तो पूरी की पूरी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बात जो है वो क्लियर कर दी। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि ऐसा मत समझिए कि टेक्निकल की तैयारी मैं स्टेज 1 के बाद करूँगा। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, औपचारिकता के लिए दे रहे हैं, या आपका लक्ष्य सिर्फ स्टेज 1 निकालना है और थोड़ा नाम करना है अपना कि भाई मैंने स्टेज 1 निकाल ली है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सिर्फ आपको फॉर्म भरने वाली बात है। पर अगर आप सही में ALP टेक्नीशियन की जॉब निकालना चाहते हैं, तो आप टेक्निकल को फोड़ना ही आपने पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, और एग्ज़ाम की डेट अगर आपकी डिक्लेयर होती है, आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई मेरी 1 मई को, 1 जून को, जो भी मेरी एग्ज़ाम की डेट है, उससे 1 महीने पहले चाहे आप टेक्निकल को छोड़ देना, मत पढ़ना। बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी से
ये समझ लीजिए कि अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रैटेजी में 2 से 3 घंटे, अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 2 से 3 घंटे तो मुझको जो है टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, टेक्निकल आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर अभी आप अच्छा कर लोगे, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो स्टेज 1 अगर आप ढंग से हो, ठीक ठाक हो, तो 4 लाख में तो आ जाओगे। बात होगी 4 लाख से 27,000 में आने की। तो वो जो 27,000 में आने के लिए जो आपकी फाइनल रैंकिंग जो होगी स्टेज 2 के पार्ट ए से, उसके लिए आपको काफ़ी रिलैक्स टाइम मिलेगा, काफ़ी अच्छे से आप मेहनत कर सकोगे उस समय। अदरवाइज टेंशन हो जाएगी स्टेज 1 के बाद, ना तो आपको पार्ट ए संभलेगा ना पार्ट बी संभलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल की तैयारी कैसे करें। अब तो मैंने बता दिया कब करें, और अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको हमारे चैनल को, और ज़रूर शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट लिखिए। और जो हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया, आपके पटना, रांची, आपके यूपी, आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, सभी जगह से हमारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो एक अच्छी तैयारी के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है थ्योरी टू प्रैक्टिकल, उससे आप जरूर जुड़िए, जो एक एक चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा है आप सभी को। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां हमको मालूम पड़ा कि सिलेबस में चेंज हो गया है या फिर सिलेबस वास्ट हो गया है, तो उसके DGET सिलेबस को हम लोग अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर की वीडियो आप पेन ड्राइव में, अपने मोबाइल या लैपटॉप में अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि मैं आपको दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, और आप भी इस बात को समझिए कि जो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के भरोसे हैं, उस बात को समझिए, जब वो टेक्निकल क्लास शुरू करेंगे और जिसमें 2 महीने का टाइम की कोचिंग आप ज्वाइन करेंगे, तो उनका मकसद होगा उस समय टाइम को पूरा करना। 2 महीने या 3 महीने जो भी टाइम है, उसको टाइम को पूरा करेंगे। पर यहाँ पे जो हमारा जो मकसद है, हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि हम यहाँ पे चैप्टर पूरा करते हैं। वहाँ पे हम टाइम पूरा करते हैं, यहाँ पे हम चैप्टर पूरा करते हैं। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको एक एक चैप्टर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विद इंपॉर्टेंट थ्योरी, विद कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में एग्जाम में आए जो क्वेश्चंस है, उसको एक बेस्ट फैकल्टी के द्वारा एक अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से एक उच्च क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं। तो जरूर जुड़िए, और डेमो वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।